बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में सब हाज़िन को खुश आमदीद। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहम्मद अली अवान एडवोकेट, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जैसा कि आपके इल्म में है कि हम सेक्शन 122 के हवाले से अपने लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 122 में कि किन किन अमूर के हवाले से अमेंडेड असेसमेंट हो सकती है, उसी सारे रिलेशन में और इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जो रिटर्न के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या अगर ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है तो उनके अमॉर्टाइजेशन करते हैं, इसके हवाले से डिटेल बात हम करेंगे। सेक्शन 22, 23, 24 के हवाले से मैं सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अमॉर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन उससे रिलेटेड केस लॉस और सारे एस्पेक्ट्स के हवाले से हमारी डिटेल रहनुमाई करें। सर मंशा सुखेरा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो विद रिगार्ड टू स्पेशल डिडक्शंस है और जिसमें डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन दो हैं। वैसे ये डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन 3 कंसेप्ट हैं, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। तो सबसे पहले हम जनरल कंसेप्ट देखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, अमॉर्टाइजेशन क्या है और डिप्लीशन क्या है। फिर हम इसकी रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन यूजुअली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डेप्रिसिएशन कहते हैं एलोकेशन, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कास्ट ऑफ डेप्रिशिएशन एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट इन ए पैटर्न अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोज, कि जिस पैटर्न में उसके यूज़ से इकोनॉमिक बेनिफिट आते हैं उस पैटर्न से उसकी कास्ट को एलोकेट करना, ये समझ ले बेनिफिट और कास्ट को मैच करना। समझे, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर है जिसका डेप्रिशिएबल, एक तो फिक्स एसेट इसको कहते हैं, ये डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं जिसकी लाइफ, उसको हम फिर आगे डिफाइन करते हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या है, डेप्रिशिएबल कास्ट क्या है और यूज़फुल लाइफ क्या है और पैटर्न और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। तो फंडामेंटल जैसे हमने सेक्शन 20 में डिस्कस किया था कि सेक्शन 20 जो है वो डील करता है कैपिटल एक्सपेंड, वैसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउबल नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन विद रेफरेंस टू सेक्शन 22, 23, 24 और 25 में है जो स्पेसिफाइड है अंडर द लॉ, उनके रिलेशन से उसके सर्टन पोर्शन जिसको हम डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन कहते हैं वो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट या जो उधर पैटर्न या मेथड दिया हुआ है या रेट जो दिए हुए हैं 30 शेड्यूल में उसके मुताबिक उसकी एलोकेशन करना है। तो सेक्शन 22 डील करता है डेप्रिसिएशन से, आगे जो सेक्शन है 23 वो इनिशियल डेप्रिसिएशन से, आगे इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो डील करता है, उसके बाद प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो डेप्रिसिएशन जैसे मैंने कहा एलोकेशन ऑफ कास्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है या डेप्रिशिएबल अमाउंट भी हम कहते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट से मुराद अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में टोटल कास्ट में से जो एट द एंड जो वैल्यू बच जाती है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी सपोज लाइफ 10 ईयर है, तो 10 ईयर के बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो कैपेबल टू वर्क या यूज़ नहीं होगी, तो उसको आप बेचेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, वो उसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, जो उसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू उसके बेचने से मिल जाएगी।
तो वो वैल्यू जो भी आपकी कास्ट को हम फिर देखेंगे कि कास्ट क्या है। पहले भी हमने सेक्शन 76 में कास्ट उसके अकॉर्डिंग डिटरमिन होती है, यहाँ भी कुछ चीज़ों में उसमें लिमिटेशन है, वो हम देख लेंगे। तो कास्ट में से हम अगर जो है डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी कास्ट जो है डेप्रिशिएबल टोटल कास्ट जो है उसमें से अगर रेजिडुअल वैल्यू निकाल दें तो बाकी डेप्रिशिएबल उसकी कास्ट होगी, उसको हमने एलोकेट करना है क्योंकि वो उसका इस्तेमाल हुआ है, वो यूज़ हुई है, वो डेप्रिशिएबल जो है उसकी अमाउंट है दैट इज़ एलोकेटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। तो हर एसेट भी डेप्रिशिएबल नहीं है। डेप्रिशिएबल में जो जिनकी उसमें 3 डिफाइन है इसमें, वैसे भी जिसमें की यूज़फुल लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो पहली बात, और दूसरी बात वो लिमिटेड हो, 10 साल 15 साल 20 साल। जिसकी अनलिमिटेड है वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू लूजिंग पैटर्न में हो, वियर टेयर उसके इस्तेमाल से यूज़ से उसकी वैल्यू कम होती हो। अगर किसी चीज़ की वैल्यू कम होती नहीं है, बढ़ती है, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, उसकी डेप्रिशिएशन नहीं करनी। इसी तरह फिर डेप्रिसिएशन जो है वो ओवर द यूज़ ओवर द पीरियड है, टैक्स ईयर में वो कितना इस्तेमाल हुआ है तो पैटर्न है। तो यूजुअली काउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट होता है, प्रूडेंट कंसेप्ट होता है, वहाँ एलोकेशन के लिए कि किस तरह एलोकेट करना है वहाँ डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वहाँ पहले तो डेप्रिशिएबल यहाँ और वहाँ का डिफरेंस जो है, यहाँ डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं होती, यहाँ सारी की सारी कास्ट को ही एलोकेट करना है। तो एलोकेट का यहाँ मेथड भी जो डेप्रिसिएशन है उसके रिटन डाउन वैल्यू मेथड दिया हुआ है, और इंटेंजिबल के लिए स्ट्रेट मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, या प्री ऑपरेटिंग के भी स्ट्रेट लाइन। यहाँ रेट भी अपने फिक्स हैं। यहाँ टैक्स लॉ में यहाँ मेथड भी स्पेसिफिक है, मेथड की लिमिटेशन भी है। कास्ट जो है डेप्रिशिएबल कास्ट, यहाँ कैलकुलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं, जो कास्ट है वो सारी की सारी करनी है, उसकी रेट भी यहाँ अपने गिवन है। तो वहाँ आप जो अकाउंटेंसी में आप रेट चेंज कर सकते हैं, यूजफुल लाइफ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ आप पैटर्न फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको भी गैस कर सकते हैं कि कितना कितना आएगा, उस पैटर्न से आपने उसको एलोकेट करना है। वहाँ स्ट्रेट लाइन या वो नहीं है, वो मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो कि उस जो फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है उस फ्लो के मुताबिक, वो पहले साल ज़्यादा है तो पहले साल ज़्यादा पोर्शन उसका एलोकेट करें, दूसरे साल कम है, तीसरे साल उससे ज़्यादा, तो उस पैटर्न से आप वो मेथड अडॉप्ट करें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो इकोनॉमिक फ्लो ऑफ बेनिफिट के साथ मैच करता है, उसके मुताबिक आप उसकी कास्ट को, डेप्रिशिएबल कास्ट को एलोकेट करें। टोटल कास्ट नहीं, कास्ट में से रेजिडुअल निकाल लें, जो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ओवर द यूजफुल लाइफ तो उसको आप उसको एलोकेट करें ओवर द लाइफ ऑफ एसेट ओवर द अकॉर्डिंग टू द कार्ड बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ दैट एसेट। तो यहाँ क्योंकि टैक्स लॉ में यहाँ मेथड भी फिक्स है, यहाँ रेट भी फिक्स है, यहाँ कास्ट भी फिक्स है, और कास्ट में फिर फर्दर लिमिटेशन में कुछ एसेट में उसकी कास्ट लिमिटेड है। कास्ट बेसिस ज़्यादा, जैसे व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, अदर पेइंग फायर, उसमें 7.5 मिलियन है, उससे ज़्यादा का व्हीकल हो तो आप उसकी डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी कास्ट कोई चीज़ें हैं जिसकी फिक्स है। इसका शेयर वैल्यू है वो भी कुछ चीज़ों में फिक्स है। तो वो लैंड है जैसे, उसकी वैल्यू उसकी कास्ट से ज़्यादा उसकी कंसीडरेशन जो है डिस्पोजल वैल्यू नहीं कर सकते। वो हम एंड पे से इसका सब सेक्शन 13 सब सेक्शन 22 का 13 और 15 है, वहाँ हम डेप्रिशिएबल एसेट और कास्ट और कंसीडरेशन उसको अभी देखेंगे। तो वहाँ वो लिमिट है। थर्ड शेड्यूल में जो है वो रेट गिवन है, तो उन रेट के मुताबिक हमने करना है। तो सबसे पहले हम ये डेप्रिसिएशन के बाद हम डेप्रिसिएशन मेथड जो अकाउंटेंसी में इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो आप टोटल कास्ट जो है उसमें से रेजिडुअल कास्ट में से रेजिडुअल वैल्यू निकालें, जो कास्ट बने उसको स्ट्रेट लाइन पे, अगर आप समझते हैं 10 ईयर है तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, पर ईयर आ गई, तो स्ट्रेट लाइन कम ज़्यादा एक जैसी ही कर दें। लेकिन वो जो अकाउंटेंसी का प्रूडेंट या मैचिंग कंसेप्ट है उससे ही वो मैच नहीं करता, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट के मुताबिक एलोकेट करनी, हमने इसमें स्ट्रेट कर दी। दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है कि जो वैल्यू
पहले साल अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो कास्ट में से जो निकाली है, जो बाकी बच गई अगले साल उस पर फिर रेट लगाना है 10% 20%, जो भी आपने यूज़ फॉर लाइफ के मुताबिक आपने किया हुआ है। फिर इस तरह सम ऑफ द डिजिट मेथड है। डिजिट मेथड से मुराद है कि अगर 5 साल है, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, इसे आप टोटल कर लें कितना बना है, और पहले में 1 बटा वो कर दें, दूसरे में 2 बटा कर दें, तीसरे में 3 बटा कर दें, या आखिरी वाला ज़्यादा पोर्शन करना है तो पहले में आखिरी वाला कर दें, 5 बटा 15 कर लें, दूसरे में 4 बटा 15, इस तरह आप उसको एलोकेट करें। पहले साल में सम ऑफ द डिजिट ईयर के पहले साल में ज़्यादा, क्योंकि यूज है पहले साल में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो पहले साल में ज़्यादा डेप्रिसिएशन, दूसरे साल कम, तीसरे और आखिरी साल में सबसे कम, इस तरह टोटल एलोकेट। इस तरह प्रोडक्शन आवर्स मेथड भी होते हैं। बाद में प्लांट एंड मशीनरी है तो उसकी कैपेसिटी होती है कितने आवर चलेगी, तो वो देख लेते हैं, पर आवर निकाल लेते हैं, साल में कितने आवर चली उतनी डेप्रिसिएशन। इसी तरह प्रोडक्शन यूनिट होते हैं कि यूनिट कितने यूनिट चले, तो यूनिट में प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म ऑफ यूनिट्स होते हैं कि इतने प्रोड्यूस करेगी, तो उसके मुताबिक टोटल से डिवाइड कर लेते हैं, पर यूनिट चल जाते, पर यूनिट की डेप्रिसिएशन, और अकॉर्डिंगली उसको एलोकेट कर दें कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उसके मुताबिक आपने, और अल्टीमेटली उसकी जो जितने भी सालों चली उसके मुताबिक। ये तो सम है। दूसरा इसका जो बेसिकली ये जो डेप्रिसिएशन जो है, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, रीज़न क्यों है, तो बेसिकली इसका ये डेप्रिसिएशन का कि क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ फॉर यूजफुल लाइफ उसने ख़त्म हो जाना है, तो ये हम चाहते हैं कि उसकी डेप्रिसिएशन जो है किन फैक्टर्स की वजह से, तो इसमें यूजुअली वियर टीयर जो जिसको हम फिज़िकल फैक्टर कहते हैं कि वैल्यू डूज किस वजह से होती है, एक तो यूज़ है, यूज़ में जिसको वियर टीयर या फिज़िकल फैक्टर कहते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल की वजह से उसको डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है उसको डेप्रिसिएशन करना ज़रूरी है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे आजकल रैपिड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ये दूसरी चीज़ें, आज टेक्नोलॉजी आई तो पहले वाला ख़त्म हो गया, नया आ गया, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तीसरे आपके ऑब्सोलिसेंस फैक्टर है, जैसे एनवायरनमेंट है, कोई चीज़ बड़ी भी ख़राब हो जाती है, इवन ना भी यूज़ हो, तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो कि वैल्यू को वीआरटी, जिससे वैल्यू कम होती है, कम होने से ओवर द लाइफ उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, तो उस वैल्यू को इन फैक्टर की वजह से होती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से, जो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहले हमने डेप्रिसिएशन देख लिया, उसके बाद हमने उसके मेथड भी देख लिए, और उसके बाद ये कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं या रीजंस क्या है, किसकी वजह से करते हैं, तो वो भी देख लिया। अब हम रेलेवेंट सेक्शन, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो है ये एक स्टैट्यूटरी अलाउंसेस है। वैसे तो जो अकाउंटेंसी है उसमें उसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहते हैं कि इसमें कैश नहीं देना पड़ता हर साल। वैसे आपने ओरिजिनली कैश दिया होता है जब आपका एक्सपेंडिचर हुआ है कैपिटल नेचर का, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आप इसके फिक्स फार्मूला है, फिक्स रेट है, फिक्स मेथड है, और फिक्स ही इसमें कास्ट का भी अपनी लिमिटेशंस हैं, डेप्रिसिएबल कास्ट की भी है, कंसिडरेशन की भी है, और मेथडोलॉजी भी है, कुछ लिमिटेशंस जो है इसके तहत हैं, उसमें भी कुछ। इसके अलावा जो मेन इशू इसमें आता है कि आप एग्जम्पशन पीरियड है तो उसमें डेप्रिसिएशन होगी या नहीं होगी, या एफटीआर है तो उसमें होगी या नहीं होगी। तो एग्जम्पशन में पहले डिफरेंट ईयर्स में ये डिस्प्यूट चलता आ रहा था कि उसमें नहीं चार्ज होना चाहिए, या ऑप्शन है आपकी मर्ज़ी है क्लेम करें या ना करें, ये वाला डिस्प्यूट चलता रहा है। अब इसमें लॉ में ही आ गया कि डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल या इनिशियली टैक्स लॉ के मुताबिक अदराई होनी थी, वो जब आपका टैक्सेबल पीरियड स्टार्ट होगा तो उन पीरियड की वो डेप्रिसिएशन आप वैसे लेस करेंगे, इवन आपने क्लेम की है या नहीं की, उसको रिमेनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी तो उसके मुताबिक फिर आगे डेप्रिसिएशन चलेगी। इसके अलावा जो इसमें एफटीआर का भी ऐसे ही है कि उसका आप चार्ज करेंगे, उस एरिया में आप एलोकेट कर देंगे। जब एफटीआर से नॉर्मल में आएंगे तो उस पीरियड की आप उस तरह वो एलोकेशन के लिए सेक्शन 67 है और रूल 13 है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें रेलेवेंट सेक्शन जो है डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन के, वो सेक्शन 22, 23, 24, 25 और साथ रूल 13 भी है उस। जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी 100% डेप्रिसिएशन है। जब 100% डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर लेंगे तो उसकी वैल्यू कैसेट की जीरो हो जाएगी या नहीं होएगी, या कैसे होएगी? क्या मतलब? एक पहली बात तो ये है कि पहले अब मैंने डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन
अमार्टाइजेशन है, डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन यूजुअली टेंजिबल फिक्स एसेट जो होते हैं, जो डेप्रिशिएट होते हैं ओवर द यूजफुल ऑफ लाइफ, 1 साल से ज़्यादा उनकी होती है। अमार्टाइजेशन इंटेंजिबल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उनकी होती है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये वो जो आपको जिसको टच नहीं करते। टेंजिबल के लिए टेंजिबल एसेट है और लॉन्ग टर्म के लिए ये है, और इंटेंजिबल के लिए वो उसका वर्ड जो इंटेंजिबल की कास्ट को सिस्टमेटिक को एलोकेट करेंगे वो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो उसको हम अमार्टाइजेशन करेंगे या एलोकेशन कह लें, वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट वही बात है, नाम टर्म का डिफरेंस है। इंटेंजिबल से रिलेट करेगी, उसकी कास्ट को एलोकेट करेंगे, अगर उसकी लाइफ ओवर मोर देन 1 ईयर है तो उसकी कास्ट को जब हमने एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू मेथड या सिस्टम जो टैक्स में दिया हुआ है या अकाउंटेंसी में जो आप अडॉप्ट किया, तो उसको अमार्टाइजेशन कहते हैं। इसी तरह एक्सप्लोरेशन में जहाँ मिनरल्स हैं वहाँ निकालने के लिए जो इक्विपमेंट या चीज़ें होती हैं या डिपॉजिट्स होते हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन जब उनकी कास्ट को एलोकेट करते हैं तो उसको डिप्लीशन कहते हैं। वर्ड का असल मकसद तीनों का ही रिडक्शन इन वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ डेप्रिसिएशन जो है टेंजिबल एसेट के साथ है, इनटेंजिबल के साथ अमार्टाइजेशन है, और जो आपके मिनरल या वो एक्सप्लोरेशन है उसके एसेट या उस डिपॉजिट जो है वो कम होते हैं तो उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। डिप्लीशन से बराबर रिडक्शन है, अमार्टाइजेशन भी वैल्यू में रिडक्शन है और डेप्रिसिएशन में रिडक्शन। क्लियर? तो अब हम जो यहाँ जो मेथड्स हैं तो उसको हम 22, 23, 24 और साथ रूल 12 और साथ अगर 1 साल में डेप्रिसिएशन आपने क्लेम की है, अगर वो डेप्रिसिएशन उस साल में इनकम नहीं है या इनकम से डेप्रिसिएशन ज़्यादा है या लॉस ही पहले ज़्यादा है, तो वो फिर डेप्रिसिएशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी और ऑनवर्ड चलती रहेगी। डेप्रिसिएशन जो है और लॉसेस, बिजनेस लॉसेस में डिफरेंस ये है कि बिजनेस लॉसेस पहले सेट ऑफ होंगे, ये बाद में होगी। बिजनेस लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 6 ईयर है, इसके लिए अनलिमिटेड है। इस साल आपने कैरी फॉरवर्ड की तो जितनी कैरी फॉरवर्ड की है वो अगले साल की डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगी, दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, फिर इस तरह ऑनवर्ड चलती रहेंगी। क्लियर जी? ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब हम जो मेरा क्वेश्चन था वो ये क्लॉज 11 और 12 के वाले से था कि जब हम 100% डेप्रिसिएशन ले लेते हैं तो फिर एसेट का ट्रीटमेंट अगले सालों में क्या होएगा? डेप्रिसिएशन अगर आप एलोकेट करते हैं, डेप्रिसिएशन एसेट उधर रहेगा आपकी बुक्स में। बाज़ दफ़ा 1 रुपये पे उसको शो कर देते हैं ताकि अभी तो एसेट है, बिकेगा भी, और अकाउंटेंसी में तो उसको रीवैल्यू भी कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। वहाँ जहाँ एक हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट होता है और एक फेयर वैल्यू कंसेप्ट होता है कि एसेट को एक तो है कि हिस्ट्री पे ही जो हिस्टोरिकल कास्ट है वो ही उसी पे एसेट शो करते रहें। तो ये अकाउंटिंग पैटर्न में कास्ट, ताकि उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आप कास्ट नहीं शो करते तो उसका एविडेंस, अगर आपने कास्ट हिस्टोरिकल कास्ट का जो उसके फेवर में पॉइंट है वो ये है कि उसको आपको पता होगा, उसके एविडेंस आपके पास होंगे कि इस प्राइस पे आपने ख़रीदा था, ये आपने ऐड किया है, ये एडिशन डिलीशन की है, तो सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट है। जब आप वैल्यू हर साल ही वैल्यू फिर चेंज होती रहती है, अगर उस पर लेके आएंगे कि तो उसका एविडेंस नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव चीज़ होगी। वैल्यूएशन कहीं से कराएंगे, एक बंदा और करेगा, दूसरा और करेगा, तो इस तरह सब्जेक्टिविटी होगी। तो हिस्टोरिकल कास्ट एक कंसेप्ट है जिसको कास्ट कहते हैं। तो कास्ट में आप बैलेंस शीट में या वेल्थ स्टेटमेंट में कास्ट पे शो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अकाउंटेंसी में अब जो कंसेप्ट आया है, पहले भी है कि फेयर वैल्यू पे शो करें, कुछ एसेट वैसे ही हर साल फेयर वैल्यू पे करें या एटलीस्ट 3 साल बाद तो फेयर वैल्यूएशन करा लें। तो फेयर वैल्यू में फिर जब आप शो करते हैं तो डेप्रिसिएशन तो कास्ट की होती है, ये तो वैल्यू बढ़ गई है, तो वैल्यू बढ़ गई तो उधर वैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करके अकाउंटेंसी में तो रीवैल्यूड अमाउंट में भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विजिबल नहीं है ना, यहाँ कास्ट का ही कंसेप्ट है, यहाँ वो नहीं है। तो शो तो एसेट जब तक बिकता नहीं है वो आपका एसेट शो ही होता रहेगा, आप शो करेंगे बेशक 1 रुपये पे करें। वैसे यहाँ इसके मुताबिक हमेशा ही शो होता रहेगा। ये कैसे हो सकता है? इंटेंजिबल कभी भी ना शो हो। दूसरा तो रिटर्न डाउन वैल्यू है, अगर 1 रुपया भी रह गया उस पर आप लगाएंगे तो 50 पैसे रह जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा रहेगा वो। रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, अगर आपने पहले सब 100 रुपये है,
तो पहले साल 10% है तो 10 निकालेंगे 90, ऑनवर्ड आखिरी रुपया आने 4 आने कुछ ना कुछ वो रहता ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसमें ज़ीरो होता है, तो इसमें ज़ीरो नहीं होती फिर। ठीक है, तो जैसे इंटेंजिबल होंगे तो उसमें उसकी लाइफ है 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो होगी, 10 के बाद वो ज़ीरो होगी। इवन दो पेटेंट कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है तो आपके पास रीवैल्यूएशन अकाउंटेंसी में तो है, तो यहाँ आप वैसे ही उसकी ज़ीरो पे या 1 रुपया यूजुअली, ताकि रिपोर्ट होता रहे कि ऐसा नज़र आ रहा है तो 1 रुपया शो कर देते हैं। क्लियर, क्वेश्चन आंसर क्या है? तो अब हम इसमें जो रेलेवेंट 22, 23, 24, 25 और रूल 12 और 757 है जो कैरी फॉरवर्ड के लिए आप इस साल डेप्रिसिएशन अनऑब्जर्व हुई है तो अगले साल की डेप्रिसिएशन का ऐड करके आगे पहले आपके सेटअप करेंगे लॉसेस, वो 6 साल तक हैं, ये फॉरएवर चलती रहेगी। तो ये जनरल कंसेप्ट है, बाकी हम इसके मुताबिक सारे जहाँ जो आएंगे उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेक्शन हम 13 इसका जो 22 का 13 और 15 जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्योंकि उसमें कुछ इसकी अपनी डेफिनेशन है इस सेक्शन की। एक कास्ट और कंसीडरेशन वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 76 और 77, तो कास्ट उसके मुताबिक डिटर्मिनेशन करनी है। अगर यहाँ कुछ और चीज़ गिवन है तो उसको फॉलो करना है। क्लियर जी, कास्ट ऑफ एसेट जो है डेप्रिसिएशन, अदरवाइज उसके लिए रूल 7 वहाँ गिवन है। ठीक है, और एक्विजिशन और डिस्पोजल के भी मोड मेथड वहाँ गिवन है, तो 75, 6 और 7। ठीक है, वो कंसिडरेशन उसके मुताबिक है। यहाँ उस पर कोई लिमिट्स हैं तो उस लिमिट के मुताबिक हम चलेंगे। ठीक जी, इधर फेयर वैल्यू का कंसेप्ट 68 है, वो सेक्शन के मुताबिक चलेंगे। तो अब सबसे पहले हम जो है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कास्ट देख लें। कास्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट बीइंग पैसेंजर व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड 7.5 मिलियन रुपी। 7.5 मिलियन जो है 75 लाख से ज़्यादा आप कास्ट नहीं ले सकते। बेशक आपकी 2 करोड़ की है व्हीकल, तो आपने डेप्रिसिएशन के पर्पज़ के लिए बुक्स में आप टोटली रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर आपने 7.5 75 लाख की लेनी है, उस पर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो लगाना है, और रिटर्न डाउन वैल्यू उस पर अनवर्ड चलते रहेंगे। क्लियर, समझ रहे? नॉट लाइन फॉर हायर का क्या है? जो आप जैसे वैगने कमर्शियल पर्पज़ के नहीं देते, ये अपनी गाड़ी है जो आप गाड़ी अदरवाइज व्हीकल जो है जिसमें हम आते जाते हैं, ये गाड़ियाँ नॉट प्लेइंग फॉर हायर से मिला जो आपने किराए पे किराए पे दी है, किराए पे चलती है, रेंट वाली बसें शसें हैं, उनमें डेप्रिसिएशन नहीं होगी, हैं? उनमें डेप्रिसिएशन नहीं होगी। नहीं उन पे फुल कास्ट, अच्छा उनमें फुल कास्ट, वो वही चल रही है यार, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उनकी सारी कास्ट पे होगी। आपकी गाड़ी जो है ना, लोग 2-2 अरब की गाड़ी रख लेते हैं और डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहते हैं भाई, उसका यूज़ आपस में नहीं है ना। जैसे आप हैं, आप 5-7 गाड़ियाँ 5-5 करोड़ की रख लें, तो उधर रेवेन्यू आपके आए तो आपकी तो डेप्रिसिएशन ही आपके रेवेन्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको इजाज़त नहीं। ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं यहाँ से लेके पेशावर या और कोई कश्मीर, तो उसकी डेप्रिसिएशन पूरी कास्ट की है। ठीक है, फिर क्योंकि वो बिजनेस है, उससे इनकम भी आ रही है आपको। आप किराया आ रहे हैं ना, लोगों को लेके जाते हैं आते हैं, या गुड्स ट्रांसपोर्ट है या पैसेंजर व्हीकल है या दूसरी है। ठीक है ना, तो उसमें फुल डेप्रिसिएशन है, उसमें सारी कास्ट जो रूल है। जहाँ आप उनकी व्हीकल जो आप अदरवाइज है जो बिजनेस से डिसप्रोपोर्शनेट है, तो वो जो आपकी प्लेइंग फॉर हायर या कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो उसके लिए आपकी लिमिट है, तो कास्ट आपकी 7.5 75 लाख। इसलिए मैं कहा था कास्ट में कुछ लिमिट्स है, तो लिमिट्स हम देख लेते हैं कि यहाँ लिमिटेशन किस किस चीज़, जैसे मेथड की लिमिटेशन है तो यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, वैसे कोई भी हो सकते हैं। रेट की लिमिटेशन है, रेट जो फिक्स 3rd शेड्यूल में गिवन है उन्हीं रेट के मतलब वही लग सकते हैं, कोई और नहीं लग सकते। इस तरह नॉट फॉर प्लेइंग व्हीकल के लिए 7.5 मिलियन जो है, इतनी डेप्रिसिएशन जो आपको अलाउ है, जो डिडक्टेबल है, अलाउंसेस है, जो बेनिफिट है, इस फिगर से ज़्यादा नहीं है, इस पे आपने वो रेट लगाना है। उसके बाद कास्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चरल वैल्यू टू द शैल नॉट इंक्लूड द कास्ट ऑफ लैंड, क्योंकि कास्ट ऑफ लैंड जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें कास्ट ऑफ लैंड शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, इसलिए उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होनी।
ठीक है। तो जिनकी जैसे बिल्डिंग है, कोई स्विमिंग पूल है या रोड है या वो चीज़ें जिनकी लिमिटेड लाइफ है या आपने स्ट्रक्चर ऊपर बनाई हुई है, जिनकी लिमिटेड लाइफ है उन पे डेप्रिसिएशन नहीं है। जिनकी अनलिमिटेड लाइफ है उसकी कास्ट भी उसमें शामिल नहीं करनी। क्लियर जी, बाकी चीज़ों की कास्ट होगी, तो वो वाला दूसरा लिमिटेशन ये आ गया। तीसरा, एनी एसेट ओन्ड बाय लीजिंग कंपनी, नहीं किधर गए इसी में, लीजिंग कंपनी आर इन्वेस्टमेंट मुदारबा शेड्यूल बैंक डेवलप फाइनेंस बैंक आर लीज टू अनदर पर्सन इज ट्रीटेड एज यूज इन द लिविंग इन्वेस्टमेंट कंपनी मुदारबा कंपनी आर द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनी। तो इससे मराद ये है कि अब लीजिंग कंपनी जो है, जो लेसर है, तो डेप्रिसिएशन तो यूज़ पे अलाउ होती है। तो जब वो लेसर ने लेसी को दे दी तो उसने तो यूज़ नहीं की, तो फॉर द पर्पज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि लेसर को यहाँ अलाउ डेप्रिसिएशन है और जो उसको रेंटल मिलेगा उसके एंगेज करनी है, तो ये समझा जाएगा कि उसने यूज़ किया। क्लियर जी। आप वाला जो आप लीजिंग वाला कह रहे थे, अब लीजिंग प्रॉपर इसमें सारी आएगी, जैसे एग्जाम्पशन और लीजिंग दोनों आएगी। तो यहाँ हम बाद में टेस्ट भी पढ़ेंगे, यूज़ टेस्ट है, ओनरशिप टेस्ट है, या वीयर टीयर या वो टेस्ट है, या टैक्स ईयर का टेस्ट है, या रेट है, या दूसरे हैं, वो देखेंगे उसमें लीजिंग वाला, क्योंकि यूज़र के लिए यूज़ होना फॉर द ईयर भी ज़रूरी है, फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। तो ये तो लेसर जिसने गाड़ी आपको किराए गाड़ी लीज आउट की है उसको डेप्रिसिएशन मिल रही है और रेंट मिल रहा है, डेप्रिसिएशन अलाउ की है, तो वो तो यूज़ ही नहीं कर रहा, तो यहाँ उसको एक्सेप्शन क्रिएट की गई है। ठीक है, तो यहाँ लेसर जो है वो क्लेम करेगा, लेसर जो है, इवन दो ही इज़ नॉट यूजिंग दैट, जो गाड़ी है फिजिकल पोजेशन तो लेसी के पास है, वो इस्तेमाल कर रहा है, वो रेंट दे रहा है, ये रेंट लीज ले रहा है, तो अपना जो इसकी लीज इनकम होगी उसके एंगेंस्ट ये करेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता। अकाउंटेंसी में वो कर सकता है, उसको फाइनेंस लीज कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करें। दोनों लोग नहीं कर सकते हैं टेक्निकली, फिर दोनों लोग नहीं कर सकते, कोई लेसी तो क्लेम नहीं कर सकता इस प्रोविजन के मुताबिक। नहीं, इसमें लेसी नहीं है, इसमें लेसर को इजाज़त दी ना। नहीं, लेकिन लेसर भी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो शेड्यूल 8 जो नहीं, वो उसमें नहीं है, ये यहाँ डेप्रिसिएशन अलाउ कर रही है, वो आपने मिस रीडिंग है उसकी। यहाँ वो स्पेसिफिकली एक सेक्शन भी बकायदा कि किसने क्लेम करनी, ये तो आगे डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं ना, कि इसमें यहाँ डेफिनेशन में एक्सेप्शन क्रिएट की है कि दैट इज डीम टू बी यूज बाय द लेसर। लीजिंग कंपनियाँ जो है इवन दो नॉट यूज लेसी ने की है, तो डेप्रिसिएशन के लिए पीछे हम पढ़ेंगे 22 में। क्लियर जी। उसके बाद है वेयर कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूव प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट द कंसिडरेशन रिसीव शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जहाँ इमूव प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ कंसिडरेशन तो होती है कि आप जो पैसे आए हैं आपसे, ठीक है, जो आपको डिस्पोजल की है, तो जो आपको पैसे आए हैं या फेयर वैल्यू जो हायर है वो वाली 176 के तहत 77 में कंसिडरेशन से तो फेयर वैल्यू है, या जितने में आपने बेची है जो आपको पैसे आए हैं वो कंसिडरेशन है। लेकिन यहाँ इमूव प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसकी क्या होगी डिस्पोजल प्राइस, उसकी जो कास्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद है जितनी आपने इमूव प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन क्लेम की है उससे ज़्यादा आपका गेन नहीं हो सकता। तो ये पुराना लॉ क्योंकि था कि इमूव प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री नंबर 50, तो वहाँ यहाँ उसकी वजह से बार लगाया था कि जो रीवैल्यूएशन की वजह से गेन आता है उस पर टैक्सेशन नहीं है। तो टैक्सेशन इसमें यूज़ जो बिज़नेस में यूज़ हो रही है, जितनी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम की है उस एक्सटेंट तक आपका गेन है कि आपने यूज़ के डेप्रिसिएशन क्लेम की है, उस एक्सटेंट तक आपका गेन हो सकता है, उससे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए कास्ट इज ट्रीटेड एज ए, अगर कास्ट से ज़्यादा है, अगर कास्ट है 5 लाख आपकी, तो आपको कंसिडरेशन मिली है 8 लाख या 6 लाख, तो आपकी कंसिडरेशन वो 5 लाख ही समझी जाएगी टू फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गेन। पहले ए वाले जो होते हैं, जो ए वाली क्लॉज है 13 है, इसके वाले से दो एक क्वेश्चन दोबारा। एक मिनट, 13 है इसी सब 22 की 13 है। 13 का हाँ, 13 की ए जो इसमें दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। सेक्शन 22 की 13 जो इसमें हमने भी वो डेफिनेशंस पढ़ी हैं दोबारा। जो 13 का ए ना, जी 13 का मेरा क्वेश्चन है कि अगर बिजनेस का कोई है फिजिकल व्हीकल है तो उसकी तो डेप्रिसिएशन वो ले लेंगे, लेकिन अगर फिजिकल पर्सनल यूज़ के लिए है तो उसमें ये 7.5 मिलियन ये वाली जो बात है ये कैसे? ये पर्सनल यूज़ नहीं, पर्सनल यूज़ में तो वैसे ही अलाउ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ तो अलाउड
अलाउड ही नहीं है। हाँ, पर्सनल यूज़ में अलाउ नहीं। जो गाड़ी आपके ऑफिस पर्पज़ के लिए अदरवाइज यूज़ करते हैं, फॉर प्लेइंग फॉर हायर नहीं। आपने कंपनी ने गाड़ी ली है तो कंपनी लिमिटेड कंपनी वो तो पर्सनल नहीं होती, वो तो आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन होता है ना। तो उसने स्टाफ के लिए या अदरवाइज गाड़ी ली है, आते जाते बंदे हैं, कमर्शियल पर्पज। जैसे बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी या बसें भी अपनी रख लेते हैं अपने स्टाफ के लिए, तो वो वाली गाड़ियाँ जो है उसकी 7.5 से ऊपर नहीं। जो थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेट करनी है उनकी 100%, वो जो भी कमर्शियल ऑपरेटर है वो ओनर जो है वो 100% क्लेम कर सकता है। और जो उसको आपकी फेयर या फ्रेट आएगा वो फ्रेट इनकम होगी, डेप्रिसिएशन उसको 100% होगी। यहाँ जो कंपनी अपने इस्तेमाल के लिए इंडिविजुअल पर्सन और है वो पर्सनल है, वो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, ठीक है। जो बिजनेस पर्पज़ के लिए व्हीकल यूज़ हो, इंटरनल यूज़ हो, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना बिजनेस करता हो तो उसकी ये लिमिट है। क्लियर? आगे वो डिस्पोजल पे गेन होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी फिर प्रोपोर्शनेट होगा। जब आप डिस्पोजल करेंगे तो जितनी उसकी कास्ट होगी उसको हम अपोर्शनमेंट कर लेंगे कि ये 7.5 जो है टोटल कास्ट का कितने % है। सपोज ये बनता है 60%, तो डिस्पोजल प्राइस जो होगी उसका भी 60% लेके गेन कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गई? 7.5 आपकी है, सपोज आपको अलाउबल है, आपने गाड़ी ली है तो वो 7.5 ही है सपोज, ठीक है ना। एक्चुअल कास्ट समझ ले उसकी 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन में से 7.5 पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। तो रेशो 10 में से 7.5 क्या रेशो बनी? 75%। तो जब डिस्पोजल प्राइस आएगी तो उसका भी आपने गेन कैलकुलेट करना है, तो उसका 75% ले लेंगे डिस्पोजल का, उसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करेंगे, करके फिर आप गेन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो आगे उसको हम देखेंगे। तो ये तीनों डेफिनेशन, चारों, आखिर वाली भी वेयर कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल, ये भी जो इमूल प्रॉपर्टी है उसमें जो है आपकी कास्ट जो है वही आपकी समझी जाएगी कि कंसिडरेशन रिसीव है। इसमें अगर आप लोग कोई इमूल प्रॉपर्टी लेते हैं, वैसे तो बिज़नेस में लें तो ज़्यादा गेन शेन होता है, टैक्सेबल होता है। यहाँ अगर लें उसको बिज़नेस में हो तो यहाँ फिर गेन होगा ही नहीं। जितनी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ की गई है टू दैट एक्सटेंट आपको गेन टैक्स हो सकता है। क्लियर जी? तो ये अब क्योंकि लॉ चेंज हो गया है तो इसको उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि वो 37 में अब इमूल प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन हो गई है। तो एंट्री 50 जो है उसमें कैपिटल गेन की टैक्सेशन कर दी है। तो यहाँ भी ये कास्ट को एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो उस ओरिजिनल पे आना चाहिए, जो भी फेयर वैल्यू है उसकी टैक्सेशन हो। क्लियर? उसके बाद आगे 15 है, इसमें हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एसेट जो है, एसेट डेप्रिसिएबल कौन से हैं? तो डेप्रिसिएबल एसेट मीन एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे वो इंटेंजिबल है तो ये टेंजिबल है, जैसे इंटेंजिबल है सेक्शन 24 में है तो ये टेंजिबल है। डेप्रिसिएबल एसेट में पहली बात वो टेंजिबल जैसे गुड्स होती हैं, आप उसको टच कर सकते हो तो वो वाले हों। इमूल प्रॉपर्टी और टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूल प्रॉपर्टी अदर देन अनअप्रूव्ड लैंड, तो जो लोग रा लैंड है वो नहीं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए पर्सन। इसमें अगर एक तो टेंजिबल की बात है, दूसरी ओनरशिप की बात है कि ओनरशिप आपकी हो। अगर आपकी ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप को हम फिर आगे देखेंगे कि वो डोमिनियन है, वो बेनिफिशियल है, लीगल है, क्या है। तो पहला टेस्ट ये है कि ये डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिशिएबल एसेट जो है टेंजिबल होना चाहिए। वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, लेकिन जिसकी अनलिमिटेड लाइफ है वो नहीं, जैसे लैंड है तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो और वो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट भी है, तो ओन्ड बाय ए पर्सन, पर्सन डिफाइंड ही है लॉ में सेक्शन 2 में, और ओनरशिप उसकी होनी चाहिए। और साथ ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो। 1 साल से कम होगी तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, वो आपका ट्रेडिंग एसेट है, वो स्टॉक एंड ट्रेड में जैसे गुड्स बाय सेल करते हैं उसमें आएगा। उसके बाद is likely to lose value as a result of normal wear and tear or obsolescence। जो मैंने फैक्टर कहे थे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, वियर टीयर फिजिकल फैक्टर हैं यूज़ में, या obsolescence है, तो वो उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड लाइफ वो कम हो, लूज़ होती हो या रिड्यूस होती हो, अम्पेयरमेंट होती है उसकी। तो दूसरी कंडीशन ये है, अगर जिसकी वैल्यू कम होती नहीं, हायर साइड पे ही जाती है तो उसकी भी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तीसरा यूज़ टेस्ट है
कि दैट इज बीइंग यूज्ड होली और पार्शली बाय द पर्सन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस चार्जेड टैक्स। तो बिजनेस में यूज़ होती है और उससे ड्राइव इनकम ड्राइव होती है उस बिजनेस से। तो भाई ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो उसको हम कहेंगे ये डेप्रिसिएबल एसेट है। उस 4 समझ लें, टेंजिबल हो, मूवेबल हो, अदर देन अनलिमिटेड लाइफ वाला एसेट हो, ओनरशिप हो, यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और वियर टीयर से वैल्यू लूज होती हो और उस यूज़ होती हो और फॉर द ईयर फॉर ड्राइविंग भी पार्शली या होली। पार्शली होगी तो प्रोपोर्शनेट होगी, होली होगी तो 100% होगी। क्लियर। उसके बाद शैल नॉट इंक्लूड एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, immovable property or structure of to the property in relation to which reduction has been allowed under any other section of this ordinance for the entire cost of asset or improving the tax year in which property is acquired improvement made by the person। तो ये हर जगह ही कंडीशन होगी कि अगर वो प्रॉपर्टी या टेंजिबल एसेट या कास्ट किसी और हेड में, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसमें हो गई डेप्रिसिएशन या वहाँ लाओ होगी या किसी और हेड में वो लाओ हो गई है, तो फिर वो कास्ट फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो एक जगह यहाँ अगर उसकी डेप्रिसिएशन है तो वहाँ नहीं होगी, अगर वहाँ है तो फिर यहाँ नहीं। अगर 1 साल ही लाइफ है, इससे मेरा ये है कि किसी और हेड में आपके अलाउ कर दी गई है, तो उस सिचुएशन में फिर वो उसकी यहाँ फिर उसकी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। मतलब बजाय 5 साल में एलोकेट करने के 1 साल में कहीं अलाउ कर दी गई है कि 1 साल में ये सारी अलाउ हो जाएगी, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। कास्ट आपने एज एक्सपेंस चार्ज कर ली, कास्ट को एक्सपेंस 1 साल में चार्ज कर, 1 साल में अलाउ हो गया, ठीक है ना। 1 साल में आप कास्ट एज एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया, फिर डेप्रिसिएशन नहीं। जिस पे आपने कास्ट को एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया, डेफर करके टेंजिबल मूवेबल या इमूवेबल में लेके आए हैं, बैलेंस शीट या वेल्थ में शो किए हैं, तो उस पर आपने चार्ज करना। जिसको कास्ट एज एक्सपेंस आप कर दिया है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं। जैसे दूसरे एक्सपेंस हैं, आपने कोई सपोज ऐसे कर ले, व्हीकल है, व्हीकल में आपने ओवरहालिंग कराई है, रिपेयर मेंटेनेंस पार्ट पुर्टे आपने डलवाए, तो आपने उधर रिपेयर मेंटेनेंस में लिख लिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो आप वो इधर ऐड करके डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। इसी तरह आपने इंजन ऐड डलवा लिया है, आपको पता है 2-4 साल 1 साल से लाइफ ज़्यादा है, तो आपने व्हीकल में एडिशन कर दी। आप वो यहाँ अगर वहाँ चार्ज कर दिया तो यहाँ नहीं आएगा, अगर वहाँ नहीं किया यहाँ फिर ऐड होके डेप्रिसिएशन उसकी चलती रहेगी। है एक जगह होगी, या उधर लाओ हो जाएगी या इधर हो जाएगी। फिर उसमें भी लाओ, जो अफसर है वो कह सकता है कि ये आपका कैपिटल नेचर का है, मैं इसको अलाउ नहीं करता, आप उधर से ला के आपकी इनकम ज़्यादा कर देगा और डेप्रिसिएशन आपको दे देगा। क्लियर जी, डेप्रिसिएशन अलाउ कर देगा कि लाइफ 3 साल की, तो ऐड कर देगा एसेट में, डेप्रिसिएशन में उसमें दे देगा। तो या आपने रिपेयर मेंटेनेंस है और इधर डाल दिए, इधर डाल के आपने एनहांस करके डेप्रिसिएशन ले लिए, वो कहेगा ये भाई ये तो नॉर्मल रूटीन का खर्चा है, फॉर द ईयर ही है, ये इसमें तो लाइफ नहीं है इसकी। वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं कि जो एडिशंस हो वो यूज़फुल लाइफ को बढ़ाए, या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए, या उसकी कास्ट ऑफ ऑपरेशन को कम करे। अगर 3 सिचुएशन है तो वो उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उस पार्ट में कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपने एक्सपेंस ऑफ कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिए जिसकी कास्ट, जिस एसेट की कास्ट, तो वो फिर डेप्रिसिएशन उस पर नहीं होगी, वो एसेट का पार्ट भी फिर नहीं बनेगी, वो एक्सपेंस ऑफ होगी। Provided that where depreciation is jointly owned by a taxpayer and Islamic financial institution leased by State Bank or Security Exchange Pakistan, as the case may pursuant to the agreement musharaka financing diminishing zara, the depreciable shall be treated to a wholly owned by the taxpayer। तो ये टैक्स ये इसमें ओनरशिप जो है टैक्स पेयर्स की समझी जाएगी कि टैक्स पेयर की ओनरशिप है। उसके बाद आगे कौन सा, बस ख़त्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के साथ साथ रेट जो है फर्स्ट रूल में वहाँ एसेट रजिस्टर है उसके मुताबिक है। सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन ए पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्सन डेप्रिसिएबल एसेट। तो डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ओन्ड बाई हो और मूवेबल इमूवेबल हो, अदर देन अनलिमिटेड वाला हो और ओन्ड बाई हो, फिर यूजफुल बाई 1 साल से ज़्यादा हो, वैल्यू उसकी रिड्यूस होती हो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ वीआरटी की वजह से जो ऑब्सोलेसेंस, और दूसरा वो यूज़ होता हो। तो यहाँ उसको हम डेप्रिसिएट यूज्ड इन द पर्सनल बिजनेस इन ए टैक्स। तो टैक्स ईयर जो है वो भी ज़रूरी है कि 1 साल जो आया उसमें यूज़ होता हो और वो डेप्रिसिएबल एसेट हो, तो फिर आपको डिडक्शन उसकी अलाउबल है। Subject to subsection 3, depreciation deducted for a tax year shall be computed by applying the rate specified in part 1 of schedule against the written value of the
एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो डेप्रिसिएशन पहले साल तो कास्ट ही रिटर्न डाउन समझी जाएगी, अगले साल जो है उसमें से जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है वो लेस करेंगे तो बाकी अमाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, वो ऑनवर्ड फिर चलती रहेगी। जितनी डेप्रिसिएशन ऐसे समझ लें कास्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी डेप्रिसिएशन आज तक आपने चार्ज की वो लेस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। रिटर्न वैल्यू अगले सेक्शन में डिफाइंड भी है, सब सेक्शन में, तो वो हम उसको देख लेंगे। तो आपने रिटर्न डाउन वैल्यू जो होगी उस पर रेट कौन सा लगाना है, रेट जो थर्ड शेड्यूल में वो रेट लगाएंगे तो जो अमाउंट होगी वो आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, उसको आप फिर क्लेम काटेंगे। क्लियर जी? इसमें सर इन्होंने जो रिटर्न के अंदर एक 2020 वाला और एक 2020 वो उसमें एक साल में कुछ चेंजेस आई थी। पिछले साल हाँ जी, वो कोई 50% की आई थी आपकी कैरी फॉरवर्ड के लिए ना, तो उसकी वजह से इनकी पहले आपने परचेज चीज़ें कर ली और आपने कर ली है वो पुराने रेट वो पहले ये था कि पहले ये था कि जिस साल में परचेज की है उस साल में फुल डेप्रिसिएशन, जिस साल में डिस्पोजल किया उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं। फिर उन्होंने कहा जी इसके 6 माह वाली करें, कि पहले 6 माह में है तो पूरे 6 माह की करें, बाद वाले में है तो ना करें, इस तरह का। फिर आर बेसिस पे, डे बेसिस पे भी वो यूज़ के मुताबिक बैठना। उसके बाद तीसरा है वेयर डेप्रिसिएशन यूज इन ए टैक्स ईयर पार्शली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एंड पार्शली फॉर अनदर यूज द डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ फेयर प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट वुड बी अलाउड इफ द एसेट वाज होली यूज टू ड्राइव द इनकम फॉर द बिजनेस चार्जेबल टैक्स। अगर आपने वो एसेट को एज ए होल यूज़ करना है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट है कुछ उस पर्पज़ के लिए, कुछ जो बिज़नेस पर्पज़ में जो प्रोपोर्शनेट है उतनी डेफिनेशन यहाँ होगी, बाकी वहाँ होगी। क्लियर जी? आगे नेक्स्ट ये रिटर्न डाउन वैल्यू है कि रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग जो था उसको यहाँ पर डिफाइन किया है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शैल बी वेयर एसेट वाज रिक्वायर्ड इन द टैक्स ईयर द कास्ट ऑफ एसेट टू द पर्सन एज रिड्यूस्ड बाय द इनिशियल डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 23। तो पहला साल अगर है, इसी साल में आपने खरीदा एसेट तो उस साल में उसकी इनिशियल डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो उसके लेस करने के बाद जो अमाउंट होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। तो बाकी सिचुएशन जो है ये तो वो है कि पहले जिस साल में खरीदा है, सब्सिक्वेंट ईयर में जितनी इनिशियल डेप्रिसिएशन या आप डबल डेप्रिसिएशन या नॉर्मल डेप्रिसिएशन जितनी अलाउ हुई हैं सारी उसमें से लेस कर देंगे, जो प्रीवियस चार्ज हुई हैं कास्ट में लेस करेंगे तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू। इन एनी अदर केस कास्ट ऑफ एसेट टू द पर्सन as reduced by the total depreciation reduction including initial allowances under section 23 allowed to a person in respect in the previous tax year। और पिछले सालों में जितनी भी आपको डेप्रिसिएशन नॉर्मल या इनिशियल जो अलाउ हुई है उसको टोटल करें, कास्ट में से लेस करें, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू में फॉर द ईयर एडिशन ऐड करें, ऐड करके उस पर फिर आप रेट लगा लें डेप्रिसिएशन वाले, तो ओपनिंग पे 100% साल की लगा लें या जो भी यूज़ हुआ है, और जो एडिशन हुई है उस पर पीरियड के मुताबिक जो भी। क्लियर? फादर रिमूवल आउट it is clarified that where building furniture plant and machine is used for the purpose of business during any tax year for which income from such business is exempt। ये वो एग्जम्पशन वाली है कि एग्जम्पशन में आपने क्या करना है। पहले नहीं थी ये कि लोग कहते थे एग्जम्पशन में हमने क्लेम नहीं करनी, जो पहला साल होगा उसमें बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने कहा जो एग्जम्प्ट पीरियड है उसमें नॉर्मल और इनिशियल डेप्रिसिएशन जो लॉ के मुताबिक बनती है वो आपने वो डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी। तो इट मीन ऑटो पैसा क्लेम की है या नहीं की, फॉर द पर्पज ऑफ जो टैक्सेबल फर्स्ट ईयर होगा उसमें वो रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, उस पर आप क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन, उसमें ओरिजिनल कास्ट पे नहीं आप कर सकते। इनिशियल अलाउंस भी और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी। सपोज आपकी 3 ईयर टैक्स हॉलीडे है तो पहले साल आपकी इनिशियल लगा, इनिशियल के बाद उस साल की नॉर्मल, फिर अगले साल की नॉर्मल, फिर अगले साल की, तीनों सालों की नॉर्मल प्लस इनिशियल को इकट्ठा करके कास्ट में से निकालेंगे, जो अमाउंट बनेगी वो 4th ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी और उस पर आप ऑनवर्ड चलेंगे। क्लियर? तो ये उसमें है। फार्दर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर एनी बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीन इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर फॉर विच इनकम फ्रॉम बिजनेस इज एग्जाम्प्ट डेप्रिसिएशन एडमिसिबल अंडर सबसेक्शन शैल बी ट्रीटेड टू हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट टैक्स ईयर एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जम्पशन पीरियड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सच एसेट शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन इंक्लूडेड इन अंडर सेक्शन इन अकॉर्डेंस विद क्लास A B ऑफ सबसेक्शन।
तो पहले ये डिस्प्यूट चलता रहा कि जो एग्जम्प्ट पीरियड है उसमें डेप्रिसिएशन लोग क्लेम ही नहीं करते थे, उनके जी हम क्लेम ही नहीं करते, प्रॉफिट विदाउट दैट ही डिक्लेयर करते हैं, वो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं है। तो इसलिए जब टैक्सेबल पीरियड का पहला साल होगा तो वहाँ डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे तो वो कॉस्ट पे ही होगी। इस तरह तो ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा तो पहले ही ख़त्म होगी, क्योंकि इनिशियल डेप्रिसिएशन ही 50% है, 10 दूसरी लगाएं 3 सालों की, 30 वो होगी हैं जो पहले 118C-B-D जो थे अब आपके 60B या 65D या B है जितने भी जिसमें क्रेडिट शेड है, ठीक है। तो उसके लिए या क्रेडिट का वैसे यूज़ नहीं हुआ यहाँ वर्ड, यहाँ एग्जम्पशन वाले हैं जिसको 5 ईयर टैक्स हॉलीडे वगैरह देते हैं, या अभी भी 2-3 चीज़ों में एग्रो में दी है या एग्रो इंडस्ट्री में दी, उस तरह एग्जम्पशन वाले। Clear. Where subsection 3 applies to a debt for a tax year, return liability of the shall be computed on the basis that it has been solely used to drive the income from the business chargeable tax. तो अब इसमें कैलकुलेशन अगर आपने डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट की है, अलाउ प्रोपोर्शनेट की, लेकिन डेप्रिसिएशन पूरी आप लेस करेंगे उसमें से। इसको थोड़ा समझ लें, जैसे आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ती है 50,000 अगर टोटल कैलकुलेट करें, लेकिन आपने वो आधा 6 माह इस्तेमाल किया है, 6 माह नहीं किया, तो आप डेप्रिसिएशन तो आप 50,000 की 25,000 क्लेम करेंगे, लेकिन कास्ट में से निकालेंगे 50,000 ही, ठीक है। और जब आप डिस्पोजल करेंगे तो उस वक्त रिटर्न डाउन वैल्यू होगी जो उसमें जितनी आपको अलाउ नहीं हुई वो ऐड बैक कर लेंगे, उससे आपका गेन कम हो जाएगा, वो आगे उसको बताएगा। क्लियर जी, कुछ समझ आइए कि नहीं? आपने अदरवाइज गेन कैलकुलेट करना होता है डिस्पोजल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, तो गेन आ जाता है ना। तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू में जो अलाउ नहीं डेप्रिसिएशन की वो और ऐड कर देंगे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना, तो गेन उतना कम हो जाएगी। जो अलाउ नहीं हुआ उससे आपको गेन को कम कर दिया जाएगा। क्लियर जी, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पूरी होगी और ऐसे ही होगी जैसे कि फुली यूज़ हुआ है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर टोटल होती जाएगी, अलाउ वो होगी पोर्शन जितना आपने यूज़ किया, और एट द एंड जब आप बेचेंगे जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसमें जो आपको अनअलाउड है वो ऐड कर दी जाएगी, ऐड करके फिर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू और डिस्पोजल प्राइस में लेस करके गेन, ऐसे समझे गेन कैलकुलेट करके उसमें से वो अमाउंट लेस कर दी जाएगी। ऐसे समझ लें कि रिटर्न डाउन वैल्यू और डिस्पोजल प्राइस का डिफरेंस आपका गेन होगा, गेन में से जो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुई वो लेस कर दिया जाएगा और फिर गेन निकलेगा, वो चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। टोटल डिडक्शन अलाउड टू ए पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओनरशिप ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट। और ये भी एक कंडीशन है कि जैसे रीवैल्यूएशन मैंने कहा था, तो यहाँ ये बार है, लिमिटेशन है कि जितनी कास्ट है उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, लेकिन अकाउंटेंसी में आप रिवैल्यू किया है तो रिवैल्यू पे भी डेप्रिसिएशन हो सकती है, तो वो कास्ट से बढ़ गई ना। तो यहाँ कास्ट पे लिमिट है कि कास्ट से ज़्यादा डेप्रिसिएशन टोटल जो है इन टोटलिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह अमॉर्टाइजेशन वाला है उसमें भी यही लिखा होगा, वो प्री ऑपरेटिंग में यही लिखा होगा कि कास्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा जो एक्सपेंडिचर या ये जो एसेट्स है अगर किसी और हेड में या कहीं और अलाउ हो गया फिर यहाँ उस पर डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन, ये स्टैंडर्ड लिखा होगा सारों में। इस तरह वेयर इन ए टैक्स ईयर पर्सन डिस्पोजेस ऑफ द डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन फॉर दैट ईयर। जिस साल में आप डिस्पोज करेंगे उस साल में उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। एंड अब ये डिटर्मिनेशन है आपका, उस साल में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, तो अब डिटर्मिनेशन है कि गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। If the consideration received exceeds the written down value of the asset, at the time of disposal price, the excess shall be chargeable tax in the tax year under the head income from gain। तो आप उस जिस साल बेचेंगे उस साल एक तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, और जितनी डिस्पोजल प्राइस होगी या कंसिडरेशन होगी वो 77 के तहत डिटर्मिन होगी, या यहाँ कहीं लिमिट है, जैसे मैंने पहले उसमें कहा था कास्ट ऑफ इमूल एसेट के लिए तो कास्ट से नहीं बढ़नी चाहिए, तो वो सिचुएशन में वो होगी कंसिडरेशन, नहीं तो अदरवाइज वो होगी। तो उस कंसिडरेशन में से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेस की जाएगी और जो बचेगा वो गेन होगा। और चार्जेबल टू, एक तो वो सेक्शन 37 है ना, उस हेड के तहत चार्ज नहीं होगा, वो फिर इसको स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला वहाँ लिख रहा होता है, सेक्शन 18 में लिखा होता है प्रॉफिट एंड गेन्स, वो गेन किए हैं जो बिजनेस एसेट पे जो गेन आते हैं वहाँ लिखा होता है प्रॉफिट्स,
प्रॉफिट है अंडर जो प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं वो प्रॉफिट हैं। गेन कौन से हैं? ये वाले मूवेबल और इमूवेबल जो फिक्स एसेट हैं, चेंजिबल है, इंटेंजिबल है, यहाँ से जो गेन आते हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। क्योंकि गेन का कंसेप्ट जो है वो आपका प्राइस के साथ ताल्लुक है, जो ड्यू टू होल्डिंग फ्लक्चुएशन की वजह से अराइज होता है। वो आप ट्रेडिंग में रेगुलर काम है, ये इरेगुलर काम है। इरेगुलर एसेट आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड की वजह से, लाइफ की वजह से उसकी वैल्यू में डिफरेंस पड़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। इवन दो अदरवाइज तो नहीं बढ़ती क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम होती है, लेकिन इन टर्म ऑफ करेंसी वो बढ़ जाती है। तो वो बढ़ने वाले को हम कहते हैं वो है गेन। वो जो ट्रेडिंग बाय एंड सेलिंग करते हैं तो उस मोमेंट में वो गेन का कंसेप्ट नहीं, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, क्लियर जी। इसलिए उसको आप प्रॉफिट कहते हैं या ट्रेडिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये वाला गेन है ड्यू टू फ्लक्चुएशन या प्राइस इंक्रीज उसकी वजह से। उसके बाद इफ द कंडीशन इज लेस देन द रिटर्न वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, द डिफरेंस शैल बी अलाउड दैट डसन इन कंप्यूटिंग द पर्सन इनकम चार्जेस अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द। ये हम इसको कहते हैं कैपिटल लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, क्लियर। ये अगर आपकी कंसिडरेशन कम है, रिटर्न वैल्यू है, तो आप लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। Where subsection 3 applies, the written down realization for the purpose of section 8 shall be increased by the amount that is allowed as a reduction as a result of depreciation application। तो ये मैंने जो कहा था कि रिटर्न डाउन वैल्यू को जो अलाउड नहीं है उससे बढ़ा देंगे, तो वो यहाँ उन्होंने उसको कह दिया। क्योंकि जो चीज़ अलाउ नहीं की तो उससे उसको लेस करके तो फिर तो गेन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उस गेन को कम किया, जो अलाउ नहीं की वो गेन में से कम कर दी जाएगी। वेयर क्लास ए ऑफ सेक्शन 13 अप्लाई। ए वाला कौन सा है 13 का? वो गाड़ी व्हीकल वाला जिसकी 7.5 है, वो प्रोपोर्शनेट वाला फार्मूला लगाया हुआ है। तो उसकी जो आपने प्रोपोर्शनेट करेंगे तो जब डिस्पोजल करेंगे तो उसकी भी प्रोपोर्शनेट आप कंसिडरेशन लेंगे। तो वेयर 13A अप्लाई द कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द पर्पस सेक्शन 8 शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। A मल्टीप्लाई B ओवर C। A is the amount received on disposal of vehicle, B is the amount referred to A of certain, and A is the actual cost। कास्ट का और उसका रेशो जो है वो डिस्पोजल प्राइस पे लगा के तो उसकी डिस्पोजल प्रोसीड गेन कैलकुलेट करने के लिए ले लेंगे, क्लियर। Subject to section 13 and 14 rule part shall apply in determining the cost and concession received in respect of depreciation for the purpose of this section। तो इसमें जो चैप्टर गिवन है उसमें सेक्शन 75, 76, 77 में कास्ट और कंसिडरेशन डिटर्मिनेशन के रूल रेगुलेशन दिए गए हैं। वो उस वक्त तो अप्लीकेबल होंगे जो यहाँ जिस पे नहीं। अगर कोई चीज़ यहाँ डिफाइन है तो उसके मुताबिक चलेगी, जो यहाँ नहीं होगी तो फिर उस पर वो अप्लीकेबिलिटी होगी। जैसे कास्ट यहाँ लिमिटेड है कुछ चीज़ों की, तो वो ये गवर्न करेगी, ये प्रीवेल करेगी ओवर द जनरल रूल्स। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि वो उस चैप्टर में 13 और 14 में जो डेफिनेशन हैं, ये चीज़ें हैं, वो ओवरराइड करेंगे सब्जेक्ट टू दी। वो फिर ये अप्लीकेबल नहीं है तो फिर उसके मुताबिक गवर्न होगी। उसके बाद 12 है डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउड टू ए लीजिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट मुदारबा शेड्यूल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट ओन बाय द लीजिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट मुदारबा शेड्यूल्ड डेवलप इंस्टीट्यूशन एंड नीचे to another person shall be deducted only in case the latter derived in respect of such asset। तो अब लेसर जो है उसको जो लीज आउट करता है उसके वो अलाउबल डेप्रिसिएशन को है। लेसी जो है लेता है रेंट पे उसके लिए वो अलाउबल नहीं है, और लीज रेंटल जो रिसीव करेगा उसके अंगेंस्ट वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। तो लीज की दो काइंड होती हैं, एक ऑपरेटिंग लीज होती है और एक फाइनेंशियल लीज होती है। फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में फंडामेंटल वैसे तो अकाउंटेंसी में बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ क्योंकि उसका इतना नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ बेसिक ये है कि जो जिसकी ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज पीरियड ट्रांसफ़र होनी हो आपको, तो वो फाइनेंस लीज है। तो ऐसे समझ लें जिसकी रेंटल जो आप दे रहे हैं उसमें प्रिंसिपल भी दे रहे हो, मार्कअप भी दे रहे हो, तो वो फाइनेंस लीज है। तो और ओनरशिप आपके एंड पे ट्रांसफ़र नहीं, जिसमें आप उसकी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहे, जस्ट किराया दे रहे हैं यूज़ का फॉर द एज ए यूज़ एज ए राइट। जैसे घर किराए पे ले लें आप, तो उसका किराया ले लें, गाड़ी किराए पे ले लें, तो वो चलाते रहें, तो वो एट द एंड आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होनी।
आप कराए तो वो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। जहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, तो गाड़ी की मिसाल ले लें, एक गाड़ी आप किराए पे ले लें 1 साल 2 साल के लिए, तो उसको किराया देते रहें, 2 साल बाद गाड़ी उसकी वापस चली जाएगी। एक ये कि आप कहें जी गाड़ी दे दें, गाड़ी की इस वक्त कीमत है 5 लाख और 2 लाख ऊपर आपको मैं मार्कअप दूँगा 7 लाख, इसकी किस्तें बना दें 5 साल की, तो आप 5 साल बाद वो गाड़ी आपकी हो जाएगी और 7 लाख आप दे देंगे, तो उसको हम कहेंगे फाइनेंस लीज है। ठीक है, ओनरशिप जहाँ एट द एंड आपके ट्रांसफ़र हो जाए वो फाइनेंस लीज है, जहाँ ओनरशिप एसेट की ट्रांसफ़र ना हो वो आपकी ऑपरेटिंग लीज है। वो आपने जस्ट यूज़ ऑफ राइट के लिए वो चीज़ एसेट लिया है और ओनरशिप नहीं ले रहे और ओनरशिप की पेमेंट नहीं कर रहे, और फाइनेंस लीज में आप ओनरशिप की पेमेंट भी कर रहे हैं। दूसरा जो रूल लगाते हैं कि ये फाइनेंस है या रूल है, वो ये है कि अगर आपका लीज पीरियड उसकी लाइफ से ज़्यादा है तो वो आपकी फाइनेंस लीज है। जैसे एसेट 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, आपने 6 साल की लीज हुई तो वो फिर आपके ही इस्तेमाल किया तो आप ही ख़त्म कर देंगे ना, तो इसलिए उसको हम फाइनेंस लीज करेंगे। तो इट मीन जो पैसे आप दे रहे हैं उसकी प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, उसमें सब कुछ दे रहे हैं, उसकी उसी लाइफ से ही आप डिटरमिन कर देते हैं। दूसरा एक और कंसेप्ट है, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू जो है एसेट की, तो उसके लिए वो पीवी प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार होता है, फेयर वैल्यू होती है कि जितनी डिस्काउंट, या उसको डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहते हैं, अगर मिनिमम डिस्काउंटेड वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू के बराबर है तो फिर समझे वो फाइनेंस लीज है। अगर उससे बहुत कम है, 50 ज़्यादा है, तो फिर वो उसको ऑपरेटिंग। ये फंडामेंटल 3-4 रूल होते हैं जो टर्मन होते हैं। मेन रूल समझने के एट द एंड पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है तो वो आपकी फाइनेंस लीज है, नहीं होनी तो उसकी है। और डेप्रिसिएशन क्योंकि आपकी ओनरशिप अभी नहीं है, अभी लेसर की है, तो इस बेसिस पे लेसर को फैसिलिटेट भी किया गया है और उसको डेप्रिसिएशन है, लेसी के लिए नहीं है, इवन दो लेसी इज़ यूजिंग। तो एक कंसेप्ट ये भी जो यूज़ करेगा उसको अलाउ होगी, वो यूज़ नहीं भी करता तो उसको थ्रू डीमिंग डिवाइस कह दिया है कि वो यूज़ करता है, इसलिए उसको अलाउ। क्लियर। उसके बाद द रूल इन 76 जो है शैल अप्लाई, 76 जो है कास्ट का, द कास्ट ऑफ एलिजिबल एसेट फॉर द टैक्स ईयर। तो ऊपर ख़त्म हो गया, चलो नेक्स्ट अब कर लेते हैं इनिशियल डेप्रिसिएशन। अब इनिशियल डेप्रिसिएशन यूजुअली इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पहले साल में ही बजाय एग्जाम्पशन दें, तो एक ये भी कंसेप्ट है कि आप डेप्रिसिएशन जो एसेट नई इंडस्ट्री लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे दें पहले सालों में, तो पहले 2-3 सालों में कम प्रॉफिट हो क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस हैं, वो ग्रो कर जाए उसके बाद फिर जब ग्रोथ में आ जाए, प्रॉस्पेरिटी में आए, तो फिर डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कम होगी तो फिर ज़्यादा टैक्स दे रहे। तो इनिशियल डेप्रिसिएशन टू बूस्ट अप द इंडस्ट्री यूजुअली दी जाती है, तो बाद दफ़ा वैसे भी दे देते हैं कि हर एक को ही दे दें। तो यह इनिशियल डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें थोड़ा, एक तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, वो एसेट जिन पे इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होगा उसको एलिजिबल डिफाइन किया गया, उसको हम देख लेते हैं। दूसरा ये पहले यूजुअली जो पहले साल में प्लेस इनटू सर्विस, जो पहले साल आप यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम उस एसेट को यूज़ करते हैं, एक तो नया एसेट और फर्स्ट ईयर यूज़ करते हैं उसकी लाइफ में, तो उस पे ये होती है यूजुअली। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो उसका रेट जो है वो उसी तरह फर्स्ट रूल में 50% है, जितना है उस तरह गिवन है, तो उसको सबसे पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर फिर आगे रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है उस पर फिर आगे जो चलाते हैं ना। तो वे इनिशियल इसका सेक्शन 23 है। ए पर्सन हु प्लेसेस आर एलिजिबल डेप्रिसिएबल, एलिजिबल डेप्रिसिएशन किस पे एलिजिबल है इनिशियल अलाउंसेस, वो आगे डिफाइन है, उन्हीं एसेट पे है, उनके अलावा नहीं है, तो वो हम उसको बाद में पढ़ते हैं। पुट इन टू सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर शैल बी अलाउड डिडक्शन हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज। ऊपर वाले में कोई एक्सपोर्ट वाला सेक्शन नहीं था, और जल्दी से घुमा दिए हैं, 14 हैं, 14 तक हैं, पहले 14 पढ़ लेना, उसको पूरा करें ना बेटा। 14 सब सेक्शन देखे ना क्या है, हाँ, ये रह गया ना, मैं भी कह रहा हूँ दरमियान में आपने where depreciation has not been used by the person in Pakistan, where depreciation that has been used by a person in Pakistan is exported। अगर कोई एसेट है यहाँ आपने यूज़ किया है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान द पर्सन शैल बी ट्रीटेड हैज एन डिस्पोज ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर फॉर ए कंसिडरेशन इक्वल टू द कास्ट ऑफ एसेट। यहाँ भी वो जनरल रूल जो है
कि फेयर वैल्यू है, कितने का बिका है, वो नहीं, जो उसकी कास्ट है वो कास्ट उसकी समझी जाएगी कंसीडरेशन। तो उसमें से जितनी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कैलकुलेट करके उसका गेन या प्रॉफिट वो चार्जेबल टैक्स। क्लियर जी। तो एक्सपोर्ट भी हो गया, एग्जम्पशन वाला और FTA वाला भी हो गया, और बाकी और नॉर्मल स्टैंडर्ड भी होगा। ठीक, अब आ जाए इंश्योर वाला। तो a person who places eligible depreciable into service in Pakistan for the first time in a tax year shall allow deduction hereafter initial depreciation computed in accordance with subsection 2, provided the asset is used by the person for the purpose of this business for the first time or tax year in which commercial is commenced, whichever is later। इन दोनों में से फर्स्ट टाइम या कमर्शियल ऑपरेशन, जो बाद में उस साल में आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन मिलेगी। अमाउंट ऑफ इनिशियल शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट, जो फर्स्ट शेड्यूल में थर्ड शेड्यूल में गिवन है रेट, उस पर आपके कास्ट पे अप्लाई कर लेंगे। द रूल ऑफ 76 शैल अप्लाई इन डिटरमिन द कास्ट ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज। 76 सेक्शन जो है वो कास्ट वाला जो है, कास्ट डिटरमिनेशन उन एसेट की, उसके मुताबिक। ये डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 2 ए लीजिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट ओन्ड बाय लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंक कंपनी, मुदारवा टू एनदर शैल बी डिडक्टेड ओनली अंगेज द लीज रेंटर। वो वही वाला जो वहाँ डेप्रिसिएशन थी वो इनिशियल में भी वही वाली कंडीशन। क्लियर। इन दिस एलिजिबल डेप्रिसिएशन मीन एसेट अदर देन, ये शामिल नहीं है, इसके अलावा जो है वो सारे आपके शामिल होंगे। तो इसमें नंबर 1 एनी रोड ट्रांसपोर्ट अनलेस व्हीकल इज प्लेइंग फॉर हायर। तो आम जो गाड़ियाँ हैं जिस पे 7.5 सी वो नहीं, अगर कोई कमर्शियल चलती हैं तो उस पर इनिशियल डेप्रिसिएशन हो सकती है। दूसरा फर्नीचर फिक्सचर पे नहीं होगी। प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज़ बीन प्रीवियसली यूज, पीछे यूज़ हुआ है वो नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपने प्लेस इनटू सर्विस नहीं किया। इस तरह प्लांट एंड मशीनरी डिडक्शन हैज़ किसी और हेड में आपका जिस हेड में चार्ज हो गया उस पर नहीं। इमूल प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर कंप्यूटर तो इमूल प्रॉपर्टी, तो इमूल प्रॉपर्टी पे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली जो है वो एलिजिबल नहीं है, बाकी एलिजिबल है। वैसे मेन प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर। उसके बाद एसिलरेटेड डेप्रिसिएशन टू अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये एसिलरेटेड डेप्रिसिएशन जो है इस पे भी रेट दे के ये स्पेसिफिक फील्ड के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए उसको अलाउ किया गया। ये एनी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड फॉर द जनरेशन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी बाय द इंडस्ट्री सेटअप एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय द कंपनी शैल बी अलाउ फर्स्ट ईयर अलाउंसेज इन लीव ऑफ इनिशियल अलाउंसेज। एंड जो इनिशियल अलाउंस फिर उसको नहीं मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा अंडर से एट द रेट। इसमें रेट कोई हायर रेट दी है, कास्ट ऑफ एलिजिबल एसेट पुट टू यूज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, 2/9 के बाद। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 जो है वो एक्सेप्ट ABC दे उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे उस पर अप्लाई होते हैं। उसके बाद इंटेजिबल, नेक्स्ट जो है वो इंटेजिबल है। इंटेजिबल में जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट, ये वो ये हैं, तो इसकी जिस तरह वो डेप्रिसिएशन है यूजुअली रूल रेगुलेशन, वहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें वो जो कास्ट है इसको भी उसी तरह स्ट्रेट लाइन पे हमने एलोकेट कर देना। The person shall be allowed amortization deduction in accordance with this section in a tax year of the cost of person intangibles। तो वहाँ आपका मूवेबल और इमूवेबल टेजिबल थे, यहाँ इंटेजिबल्स हैं। तो वहाँ वो डेप्रिसिएशन थी, तो यहाँ आपकी ये जो है यहाँ अमॉर्टाइजेशन है। दैट द कंडीशन है कि कब आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो उसी तरह जैसे यूज़ वाला है, तो यह यूज़ जो टेस्ट है कि यूज़ के होली है पार्शली यूज बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर इन ड्राइविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो यूज़ हो और इनकम ड्राइव करने के लिए। तो फिर दूसरा हैव ए यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। यहाँ क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, और वीयर टीयर वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, वहाँ क्योंकि टेंजिबल था, वीयर टीयर होना था, ऑब्सोलिसेंस ये वो, तो वो ये उसमें से मेट कर दिए। बाकी दो यूज़ टेस्ट और यूजफुल लाइफ वाला वो उसी तरह का। ठीक है, उसके बाद नो डिडक्शन शैल बी अलाउड एंड वेयर डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड अंडर एनी अदर हेड, वहाँ भी हम करते हैं। किसी और हेड में एज ए एक्सपेंस ऑफ हो गया तो फिर ये इसकी अमॉर्टाइजेशन नहीं होगी उसकी। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन ऑफ पर्सन फॉर शैल बी subject to 7 amortization of deduction of a person for tax shall be computed according to the formula। इसमें फार्मूला स्ट्रेट लाइन कि A डिवाइडेड B, तो A क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ से डिवाइड दें तो पर ईयर आ गया। ठीक है, A इज़ द कास्ट ऑफ द इंटेजिबल और B इज़ द नॉर्मल लाइफ। तो नॉर्मल लाइफ है, कास्ट कितनी है, 2 लाख, 5 साल की लाइफ है, 4 की, 8 की, उससे डिवाइड कर दें तो 1 साल की आगे। ट्रेडमार्क की तो अनलिमिटेड होती है।
बस वो जहाँ उसके लिए डिफाइन होगा, जिसकी नहीं है तो उसके लिए 20 या 10 साल, जिसकी लाइफ अनलिमिटेड है या उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया जाए, तो मैक्सिमम ये होगी। क्लियर जी। एंड इंटेंजिबल डज नॉट हैव ए सर्टेन, आपके क्वेश्चन का आंसर आगे साथ ही आ गया। An intangible that does not have a certain useful life shall be treated as it had normal life of 25 years वहाँ 25 साल डिवाइड कर दो, ठीक, तो 25 साल चलो फिर ये मैक्सिमम है। तो वैसे भी आप रेट भी निकाल सकते हैं, जैसे 10 है तो 10 साल है तो 10/100 करें तो कितना बनता है 10%, 5 है 5/100 करें तो 20%, ठीक है। इस तरह आप करें 25/100 करें तो कितना है 1/4, तो वो इस तरह आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एन इंटेंजिबल इज यूज्ड इन ए टैक्स ईयर पार्शली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, partially from another use, deduction allowed under section for the shall be restricted to fair proportional for the part of amount would be allowed if intangible wholly used to drive the income। उसमें जिस तरह आपने उसमें भी यही था, इसमें भी यही है कि जितना आपने यूज़ किया एसेट इंटेंजिबल उसके प्रोपोर्शनेट, वो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन जितना यूज़ हुआ है, प्रोपोर्शनेट, अगर होली यूज़ नहीं हुआ पार्शियली यूज़ हुआ है, जितना पोर्शन यूज़ हुआ है, जितना डेप्रिसिएशन का वो पार्ट है उसके मुताबिक उसकी वो कैलकुलेट करके कर ली जाए। नीचे है वेयर इंटेंजिबल यूज फॉर द होल ऑफ द टैक्स इज नॉट यूज फॉर द होल ऑफ द टैक्स ईयर देन कंप्यूटेशन, वही प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लेंगे, जो डेप्रिसिएशन बनती है आपका वो प्रोपोर्शनेट लगा देंगे जितने पर। नीचे फार्मूला उन्होंने लगा दिया, वो BC मल्टीप्लाई ए द अमाउंट ऑफ अमार्टाइज आप कैलकुलेट करेंगे उसी तरह, A डिवाइड बाई B, ए कास्ट है लाइफ तो कितनी यूज़ हुआ है साल में इतनी बनती है, तो साल में 6 माह है तो उसका भी आधा, 3 माह है तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। वो प्रोपोर्शनेट डेज के मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ अमार्टाइज इन कंप्यूटर 5 और 6 एज अबव, उसके बाद आप इज़ द नंबर ऑफ डे इन टैक्स ईयर टेजिबल इज यूज इन ड्राइविंग द इनकम, तो टोटल 365 दिन साल के होते हैं, जितने दिन यूज़ हुआ है उसके मुताबिक टोटल को 365 डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई उतने जितने दिन यूज़ हुआ है डेज वाइज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल डिडक्शन अलाउड टू परसेंट डिसीजन करंट ईयर एंड ऑल प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट एंड शैल नॉट एक्सीड द कास्ट, ये वही वे कास्ट से नहीं बढ़नी, आप आपने वैल्यूएशन में ये वो की है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो होगी अप टू द लिमिट ऑफ कास्ट होगी। उसके वेयर इन ए टैक्स ईयर पर्सन डिस्पोज ऑफ इंटेंजिबल नो अमार्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड, ये उसी तरह ही। एक ट्रेडमार्क के कॉपीराइट हुआ है 20,000 रुपये में रजिस्टर्ड, आज वैल्यू इसकी होगी 2 करोड़ रुपया, तो वो वैल्यूएशन पे नहीं है ना, कास्ट पे बस, जो कास्ट आपने अगर ख़रीदा है किसी से तो वो 20 करोड़ रुपये खरीदा तो फिर वो गिना जाएगा, फेयर गिना जाएगा ना, इधर वैसे अफेयर 20,000 ही है, ठीक है ना। तो अदरवाइज जो ख़रीदा है तो वो जो ख़रीदने की कास्ट, रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट इधर नहीं है ना। अच्छा डेवलप पे भी कास्ट है ना, आप डेवलप करते हैं, सर्च करते हैं, लोग लगाते हैं, जो भी है वो कास्ट के प्रिंसिपल वो 76 में गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्पोजल है उसी तरह, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, अगर कंसिडरेशन एक्सेस होगी रिटर्न डाउन रेट एक्सेस, वो चार्जेबल टैक्स एज ए कैपिटल गेन होगा, अंडर दिस हेड लॉस होगा तो अलाउबल होगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 8 ये डेफिनेशन है 2-3, ये इंपॉर्टेंट है। Written down value of intangible at the time of result shall be cost of intangible reduced by the total deduction person under section in respect intangible where intangible not wholly allowed is the amount that would be allowed in the situation if the intangible were wholly so used। तो ऐसे समझा जाएगा जैसे इस्तेमाल हुआ है, गेन कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट जो इनएडमिसिबल है वो ऐड कर लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू में या गेन में सेलेक्ट कर देंगे। द कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग सेक्शन 77, वो 77 में जो फेयर वैल्यू है जो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंड इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन ए डे इंक्लूड इन ऑन इट ट्रीटेड एज यूज ऑन दैट डे, अगर अवेलेबल है यूज़ नहीं भी किया तो समझा जाएगा यूज़ हुआ है। क्लियर जी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कास्ट है और इंटेंजिबल है, तो कुछ चीज़ें यहाँ हमने देखनी है। तो अदरवाइज़ भी कोई एक्सपेंडिचर हो तो जिसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो तो उसको भी इंटेंजिबल में की डेफिनेशन में शामिल है। कास्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग, देखें दोनों चीज़ें, एक्वायर किया आपने या उसको क्रिएट किया, सर्च ये वो वगैरह जितने भी उस पर डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर लगे। टेंजिबल इंक्लूडेड इनकर्ड इन अप्रूविंग और रिन्यूइंग द टेंजिबल, एक तो है ना कि पहली कास्ट
क्रिएशन के लिए या एक्वायरिंग के लिए, फिर सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी लाइफ को या प्रोडक्शन को बेसिक को जो इनकर हुई हैं वो भी उसकी कास्ट में क्लियर। ये तो उसकी कास्ट। इंटेंजिबल मीन्स ए पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर फिल्म, एक्सपोर्ट कोटा, फ्रेंचाइज लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड एनी एक्सपेंडिचर दैट, ये इंपॉर्टेंट है आखिरी वाला, any expenditure that provide an advantage or benefit for a period more than 1 year other than expenditure in acquiring the depreciable asset on approved land, but shall not include self-generated goodwill or any adjustment arising accounting adjustment treating in the manner as may be prescribed। तो इसमें एक्सपेंडिचर कोई है अगर उसकी लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा है और बेनिफिट पहुँचाएगा तो वो भी इंटेंजिबल होगा। इसमें उसको इंटेंजिबल जो टेंजिबल एसेट्स हैं लैंड बिल्डिंग या प्लांट में वो निकाल दिए, वो वाले नहीं शामिल आप कर सके। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये जी एक्सपेंडिचर है और 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट है, आप उसको भी इसमें शामिल कर लें तो वो नहीं शामिल, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर। या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जैसे आप कहें जी मेरा आफत 10 साल से मेरी गुडविल की ये वाली है 2 करोड़ की हो गई, ऐसे नहीं। अगर आप कोई और किसी से ख़रीदते हैं उसको गुडविल की प्राइस देते हैं तो वो गुडविल आपकी होगी, सेल्फ जनरेटेड वैल्यू नहीं होगी। क्लियर जी, ख़त्म। चलो आगे नेक्स्ट पे है ना प्री ऑपरेशन है, उसको भी देख लें। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये ऊपर वाला तो हो गया ना। A person shall be allowed a deduction for any pre-commencement expenditure in accordance with this section। Pre-commencement भी यहाँ defined है, तो pre-commencement expenditure shall be amortized on a straight line basis at the rate specified in third schedule। इसमें बहरहाल 5 साल में 20% के मुताबिक। The total deduction under this in current year or previous year in the respect of commencement shall not exceed वही amount of expenditure से नहीं बढ़नी चाहिए। No deduction for under this section where deduction has already been other किसी हेड में। तो आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है कि प्री कमेंसमेंट क्या है। टेंजिबल, इसको हम टेंजिबल ही ना समझ लें, ठीक है, इंटेंजिबल ना समझ लें कि 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा, या प्री कमेंसमेंट किया है तो अगले सालों में बेनिफिट हो गए। तो इसको फिर उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि ये इंटरमिंगलिंग ना हो, ना तो टेंजिबल वाले इंटेंजिबल से हो, ना प्री कमेंसमेंट टेंजिबल और इंटेंजिबल पे हो, तो अलग-अलग उसके लिए किया गया रेट भी सी। In this section, pre-commencement expense means expenditure incurred before the commencement of business wholly and exclusively to derive income chargeable tax including cost of feasibility report। ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले वाले हों। टेंजिबल वाले इंटेंजिबल वाले यूजुअली बाद में होते हैं, पहले भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये पहले हो तो उसमें कास्ट ऑफ फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्रे है, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटी, बट शेल नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर एक्वायरिंग लैंड और विच इज डेप्रिसिएशन मार्टेन 22-23 वाले निकाल दिए गए, 24 वाले। और ये है जो प्री ऑपरेशन से आपने प्लान किया है, कोई फिजिबिलिटी बनाई है, या आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन ट्रायल रन ऑपरेशन है, अभी रेगुलर ऑपरेशन नहीं है, उसमें कोई खर्चे आए हैं, सैलरी हैं, बिजली के बिल हैं, कोई चीज़ें, तो वो वाले फोर उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर तो इक्वल रेशियो से स्ट्रेट लाइन मेथड में कर सकते हैं। क्लियर जी। अब इसमें हम केस लॉ देख लेते हैं कुछ। इसमें रूल इम्पॉर्टेंट है, रूल आज पढ़ लेते हैं, केस लॉ अगली दफ़ा। रूल 12, जिसमें पहला केस ये होगा कि क्या ये डेप्रिसिएशन जो ऑप्शनल है, कि टैक्स पेयर की मर्ज़ी है कि वो क्लेम करता है या नहीं करता। पहली बात तो ये क्या अगर नहीं करता तो क्या टैक्सेशन अफसर मैंडेटरी है कि उसको अलाउ करे, अगर वो अमेंडमेंट कर रहा है तो क्या उसने अलाउ करना ज़रूरी है। तो एक तो केस लॉ ये है, एक सर्कुलर भी है पुराना, हम डिस्कस करेंगे कि ये मैंडेटरी है, उसने नहीं भी क्लेम करी तो वो इसको दे, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब उसने क्लेम नहीं की या वो क्लेम के कोई पार्टिकुलर्स हैं या उसने वो नहीं दिए तो उसको क्यों दी जाए, ठीक है। तो ये दोनों डिस्प्यूटेड हैं, तो क्योंकि केस लॉ है, FBR ने सर्कुलर भी इशू किया हुआ है, तो दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि भाई नहीं भी हमने क्लेम की या रॉन्ग क्लेम कर ली है, शॉर्ट क्लेम कर ली है, तो टैक्स अफसर की ड्यूटी है कि उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, क्योंकि ये मस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है सेक्शन 20 में, और गुल केस में मस्ट को उन्होंने डिफाइन किया गया है कि ये वो बर्डन उस पर है कि ये मैंडेटरी अलाउ करे, अगर कम ज़्यादा करनी है तो उसकी ड्यूटी है कि किस बेसिस पे की वो करे। क्लियर? तो इसलिए मैंडेटरी वर्ड शैल और मस्ट यूज़ हुआ है, तो इसलिए वो अगर कर रहा है तो उसको मैंडेटरी है उसके लिए अलाउ करे, और फोर्स नहीं किया जाता क्योंकि पार्टी इसमें रूल है, रूल वैसे ही डायरेक्टरी नेचर के होते हैं, तो इसके मुताबिक ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी उनको अलाउ करनी है। फिर बाकी जैसे हमारा केस हो उसके मुताबिक आप उसको देख सकते हैं। तो रूल जो है डेप्रिसिएशन अगर आपने क्लेम करनी है तो ये वाली डॉक्यूमेंट जो है वो आपने देने, लेकिन आजकल क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं है। जब आप फीड करते हैं तो वो सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन है सारी उसमें टेबल में या उसमें सारी आ जाती हैं, एडमिजिबल इनएडमिजिबल भी आते हैं, ऐड बैक भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाती हैं। कुछ आपने उसमें फीड करनी होती, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं कि कौन कौन से एसेट हैं, नए हैं, पुराने हैं, या एक्सटेंट ऑफ यूज़ उसमें मांग लेते हैं, या एडिशन आपने की है तो उसकी चीज़ें मांग लेते हैं। तो ये है अमाउंट है चीज़ें, वो आपने कुछ फीड करनी, फीड आप करेंगे, बाकी पूरा शेड्यूल बन जाएगा जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो फॉलोइंग पार्टी शैल बी फर्निश्ड बाय द टैक्स एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी टैक्स ईयर इन ऑर्डर टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 22, इनिशियल अलाउंसेज अंडर सेक्शन 23 और अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, रीड विद थर्ड शेड्यूल नेमली। तो ये आपकी ड्यूटी लगाई है रूल में कि अगर डेप्रिसिएशन आपने 22-23 अमाउंट क्लेम करनी तो ये चीज़ें आप दें। नंबर 1, depreciation of each depreciated intangible in respect of which deduction is claimed, where depreciation of intangible used in a tax year only partially in driving into extent of part use. Depreciable asset intangible was acquired in the tax year the date of acquisition. ये आप दें, वो आप मांगता भी है, आपको फिल भी करना पड़ती। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ईच डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 22 एंड कास्ट ऑफ ईच इन डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 24(11). The amount of capital has incurred in the tax year on the addition, alteration, improvement, extension in relation to depreciation are intangible, and where depreciable amortized amount of excess is limited under the ordinance, lower amount shall also be stated. उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ ईच डेप्रिसिएबल एसेट फॉर विच डेप्रिसिएशन डिडक्शन इज अलाउबल फॉर द टैक्स ईयर, दिस इज सम ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ई एंड एफ लेस एन इनिशियल अलाउंसेज फॉर द टैक्स एसेट इन दैट ईयर, प्रेस्क्राइब रेट ऑफ इनिशियल डेप्रिसिएशन इफ एनी फॉर ईच डेप्रिसिएशन क्लास फॉर द ईयर एंड नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ ईच इंटेंजिबल, amount of depreciation deduction allowances if any for each depreciation asset for the year and amount of amortization for each intangible for the year, total depreciation deduction, initial allowances and amortization deduction allowed for the tax year, and return value each depreciable asset and cost of intangible at the end of tax year and remaining useful life. Explanation, addition to intangible to be separately shown. उसके बाद जो डिस्पोजल है एसेट उसके रिलेशन से है रूल कि अगला जो है द फॉलोइंग पार्टी शैल बी फर्निश्ड बाय द टैक्सर एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ द इनकम फॉर द टैक्स ईयर इन रिलेशन टू डेप्रिसिएबल एसेट इंटेंजिबल इज डिस्पोज ऑफ इन द ईयर, नेमली वो एक्विजिशन के मतलब थे, डेप्रिसिएशन के मतलब टोटल इम्प्रूवमेंट ये वो, तो ये डिस्पोजल के मतलब कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द एसेट आर इंटेंजिबल, written down value assets are intangible disposed of at the beginning of the tax year, and excess deficit consideration received in relation to return value और less A B C और gain है या loss है वो वाला, तो ये रूल खत्म हो गया। क्लियर जी? हैं? हैं? 76 पहले पढ़े हुए हैं, उसकी ज़रूरत तो 75, 6, 7 पहले हमने काफ़ी डिटेल और 68 डिटेल किए हुए, अब दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब इस पर हम केस लाई, पहले तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश आइटम है, दूसरा डेप्रिसिएशन के प्रिंसिपल हम देख लेते हैं, जो केस ला दे लें 2-4 देख लेते हैं, नहीं तो अगली दफ़ा ही देखें इस पर। हाँ ठीक, शार्ट नहीं क्योंकि तीनों के केस ला हमने देख लें, फिर गुल मोहम्मद का केस हम एक देख लेंगे जो मोहन, एक अस्करी का केस है इनिशियल पे और एक प्रिंसिपल है, एक ऑप्शन पे है,
इसके अलावा पार्टनरशिप पे कौन क्लेम कर सकता है, कंपनी है वो। तो बाकी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, या एक आधे में बिल्डिंग डिफाइन है कि बिल्डिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट क्या है, उसको देख लेंगे। क्लियर जी, इसी के पैटर्न से। ठीक है, बाकी गेन और उसकी कंप्यूटेशन और ये वो बाकी वही बेसिकली तो हमने डिस्कस सारा कर ही लिया है, तो उसकी केस ला भी इसी पैटर्न में ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है हम हाँ इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, बाकी केस ला अगली दफ़ा। अच्छा, इसमें हम अगली दफ़ा ये केस ला करेंगे और साथ ही सेक्शन 122 के बाद वाला जो 122A है, बी है, रिवीजन बाई कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, या अपील इफेक्ट है, या बाइंडिंग जजमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल है, उसके रिलेशन से जो 3-4 आगे हैं, या स्पेशल असेसमेंट जो है वो भी साथ डिस्कस कर लेंगे। हैं 122 से 126 तक के जो सेक्शन असेसमेंट के हैं वो हम एविडेंस ऑफ असेसमेंट रख रही है, तो उसको हम कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम रेक्टिफिकेशन उसके बाद करेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन के बाद फिर हम वापस डेफिनेशन पे चले जाएँ। क्लियर जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का। तो सरपंचा साहब की इजाज़त से एक तो दरमियान में फाइनेंस एक्ट जब अप्रूव होता है तो एक इंशाल्लाह हम उसका भी करेंगे, और फाइनेंस एक्ट के बाद फिर इसको हम अकॉर्डिंगली, जैसा सर ने बताया, तो अकॉर्डिंगली हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सबका। अगली जुमेरात मेरे ख्याल में ईद होगी, तो उम्मीद है कि ईद के बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। सबको एडवांस ईद मुबारक।